हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एमीन्स में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो ये एक अच्छा लुईस बेस है या एक अच्छा ब्रोंस्टेड बेस है। हम ये देखें कि एमीन्स में जो नाइट्रोजन है, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो, चाहे वो सेकेंडरी एमीन हो, चाहे वो टर्शियरी एमीन हो, इवन देन अमोनिया हो, ठीक है ना। तो इस पे नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और अगर ये आर है तो ये प्राइमरी एमीन हो गया। तो ये लोन पेयर है बेटा। ये लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से ये लुईस बेस है। या फिर हम ये कहें कि अगर हम लुईस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से लेके चलें इसको, लुईस एसिड बेस थ्योरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये लुईस बेस हो गया। और ब्रांस्टन डोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं। तो ये जब किसी भी प्रोटॉन जैसे HCl से रिएक्ट करेगा तो ये एल्काइल अमोनियम आयन बन जाएगा, यानी इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो RNH2 इज द प्रोटॉन एक्सेप्टर। और अगर ये HCl एसिड था तो एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसको, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। तो एमीन में नाइट्रोजन sp3 होता है, 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें। अब यहां एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनिया के कंपैरिजन में एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी जो एमीन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, एमीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखो। फर्स्ट इज NH3 इज लेस बेसिक, तो एमीन्स मोर बेसिक है। एमीन्स की मोर बेसिक नेचर है किससे, अमोनिया से। हम अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो, प्राइमरी एमीन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NH3 से। सेकेंडरी एमीन है तो वो सेकेंडरी एमीन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NH3 से। टर्शियरी एमीन है तो टर्शियरी एमीन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NH3 से। रीजन ये है कि यहां पर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। तो जो ये एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है। तो एल्काइल ग्रुप का जो कौन सा नेचर है, एल्काइल ग्रुप का नेचर है प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है इसका। क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है ये गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएगा, देन अमोनिया। क्योंकि NH3 में तीनों, NH3 में तो हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम का कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब आप समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, रेजोनेंस, इन सबको कलेक्टिवली, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन सबको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये
एल्काइल ग्रुप की वजह से, इन एल्काइल ग्रुप्स की वजह से ये NH3 का, सॉरी, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इजीली किसी एक्सेप्टर स्पीशीज की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये मेरे कहने का मतलब, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इजीली इसीलिए जाएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली डोनेट इसीलिए हो जाएगा इस नाइट्रोजन से, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है। यानी एल्काइल ग्रुप इसको क्या बना देता है, ज्यादा अच्छा बेस बना देता है अमोनिया के कंपैरिजन में। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखो। अब अगर हम बात करें तो ये है हमारा प्राइमरी अमीन, ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन, ये है टर्सरी अमीन। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। तो 1, 2, 3 डिग्री। तो 3rd डिग्री अमीन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री अमीन में 1 एल्काइल ग्रुप है, इसमें ये 2 हो गए, इसमें 3 हो गए। तो जो गैसियस फेस की अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्राइमरी अमीन या टर्सरी अमीन ले लो, टर्सरी अमीन की सबसे ज्यादा होगी, ये टर्सरी अमीन हो रहा है, उससे कम सेकेंडरी अमीन की हो जाएगी। इसको बोल रहा हूं मैं R3N, ये हो गया R2NH, ये हो गया RNH2, ये हो गया बेटा RNH2, और NH3 वीक हो गया, NH3 वीक हो गया। तो कुल मिला के टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और गैस फेस में ये सही भी है। लेकिन एक्वस मीडियम के अंदर एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के इर्रेगुलर ट्रेड मिलते हैं। एक्वस मीडियम के अंदर जो एमीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनकी जो बेसिक नेचर है, उस बेसिक नेचर का या बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो इर्रेगुलर ट्रेड में मिलता है। अब इर्रेगुलर ट्रेड में मिलने का मतलब ये हो गया कि ना, ये केवल इसका जो एमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनना बेटा, एमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्वस मीडियम में। अब एक्वस मीडियम के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 फैक्टर एक साथ डिसाइड करते हैं। यानी इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 फैक्टर है। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है मैं बता रहा हूं, पहले आप ये सुनो कि 3 फैक्टर कौन से हैं, पहले वो माइंड में सेट करो। जो 3 फैक्टर हैं वो हैं, फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस मीडियम, यू कर दो, इन एक्वस मीडियम मतलब वाटर के अंदर, ठीक है ना, जो एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 फैक्टर का रिजल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, नहीं सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं बोलूंगा, 3 अलग अलग इफेक्ट है, उसका रिजल्ट है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आएगा, दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी यानी वाटर है तो ये हो जाएगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीसरा है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तीनों फैक्टर मिलकर इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एनर्जी और स्टेरिक हिंड्रेंस,
स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे CH3NH2 है, प्राइमरी एमीन है, CH3NH CH3 सेकेंडरी एमीन है। अब एल्काइल ग्रुप, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप भी CH3 तो हो गई, और ये टर्शियरी एमीन है। अब इन तीनों में मैं ये कहूंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे ज्यादा है? टर्शियरी एमीन। स्टेरिक हिंड्रेंस नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, हमारा टारगेट कौन है? नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही बेसिक स्ट्रेंथ है, और इसके स्पेशली लॉन्ग पेयर्स है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज इस नाइट्रोजन तक अप्रोच करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। किसी भी स्पीशीज को जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ठीक है, उसको इस नाइट्रोजन पर अप्रोच करने में प्रॉब्लम आएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो टारगेट एटम होता है, टारगेट ग्रुप होता है, उसके चारों तरफ दूसरे बल्कि ग्रुप उसको घेर लेते हैं। तो उस वजह से अटैकिंग स्पीशीज उस हमारे टारगेट एलिमेंट या टारगेट फंक्शनल ग्रुप पर अटैक नहीं कर पाती है। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस का, और मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं कि कहीं पत्थरबाजी हो रही, कुछ लोग स्टोन फेंक रहे हैं, स्टोन फेंक रहे हैं, ठीक है, और अपन सीधे खड़े हैं तो अपने ऊपर लगेंगे, लेकिन हम किसी ड्रम में जाके बैठ गए और उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर लिया तो हमारे ऊपर स्टोन नहीं लगेंगे, क्योंकि वो जो लोग स्टोन फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, वो अब ड्रम को लगेंगे न कि हमको लगेंगे। रीजन, हमारे चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आर्मी मैन होते हैं, तो आर्मी मैन जो होते हैं वो बॉर्डर पे बंकर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो बंकर एक तरह से केव है, ठीक है, जिसमें वो अंदर सेफ होके बैठ जाते हैं। तो जो गोलीबारी, मिसाइल या कुछ भी उनके ऊपर अटैक नहीं होता है। न तो उनको गोलियां, बुलेट्स लगती है, और न ही मिसाइल्स के जो बम है वो उनको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बंकर के अंदर है। तो बंकर का स्टेरिक हिंड्रेंस आर्मी मैन को है। तो उसी तरह से यहां पर भी टर्शियरी एमीन में क्या हो जाता है? टर्शियरी एमीन में जो नाइट्रोजन है, टर्शियरी एमीन में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन बेसिकली एल्काइल ग्रुप से कवर्ड है, और एल्काइल ग्रुप से कवर्ड होने की वजह से क्या हो जाता है? एल्काइल ग्रुप से कवर्ड होने की वजह से उसके चारों तरफ ये ग्रुप है। और तो क्या होता है कि कोई भी अटैक करने वाली स्पीशीज है, जैसे प्रोटॉन भी है, तो इस पे कोई भी ये स्पीशीज है जो इसके पास अप्रोच करना चाहती है, तो उसके लिए काफी सारे रास्ते बंद हो गए। खाली एक उसको बड़ी मुश्किल से रास्ता बना के जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस इस स्पीशीज को इस तक पहुंचने में रोकेगी। यानी ये वाली स्पीशीज, ये जो स्पीशीज है जिसको नाइट्रोजन पर अटैक करना है, ये स्पीशीज इस नाइट्रोजन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि चारों तरफ से ये बल्कि ग्रुप से सराउंडेड है। तो एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शियरी एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जितनी हम सोचते हैं उससे कम हो जाती है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। दूसरा, अगर हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें, तो सॉल्वेशन एनर्जी तो जैसे RnH3 है, RnH2 है, ठीक है। अब RnH2 जब वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर वो एक्वस मीडियम में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये RnH2 एक्वस यानी वाटर के अंदर N है, और अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्राइमरी एमीन क्या बनाएगा? वाटर के अंदर प्राइमरी एमीन बना देगा RnH3 प्लस एक्वस। RnH
R equals H plus RNH2R प्लस, और इसी तरह से टर्सरी एमीन का। तो टर्सरी एमीन है। तो मैंने आपको एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस समझाया क्या है, तो आपको ब्रेन में ये रखना है कि टर्सरी एमीन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो उस वजह से उसकी नाइट्रोजन पर अटैकिंग स्पीशीज इजीली अप्रोच नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर ही नहीं पा रही है, हार्डली अप्रोच कर पाएगी क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक पॉइंट ये ध्यान रखो। दूसरा, मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट तो बता ही चुका हूं कि 3 एल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या होगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई प्लस एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ग्रुप है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। अब ये तीनों वाटर के अंदर है, ये एल्काइल अमोनियम आयन है, ये तो अब एक्वस मीडियम के अंदर जो ये आयंस बने हैं, अब ये एक्वस मीडियम में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो अगर मैं इनके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो ये है हमारा प्राइमरी एल्काइल अमोनियम आयन, ठीक है। और प्राइमरी एल्काइल अमोनियम आयन है, तो वाटर की जो ऑक्सीजन है, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इनके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बता रही है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ये एल्काइल अमोनियम आयन सोलवोलेटेड हो गया, इसको बोलेंगे सोलवोलेटेड आयंस, ठीक है, क्योंकि वाटर ने या हाइड्रेटेड आयन बन गया। ये कौन सा आयन बन गया, हाइड्रेटेड आयन। RNH3 के जो ये तीनों हाइड्रोजन एटम है, इन तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ वाटर का जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल नेगेटिव और इस हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से क्या हो जाएगा, इससे हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी और ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो प्राइमरी एल्काइल अमोनियम आयन का हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। अगर मैं इसी तरह से अगर सेकेंडरी की बात करूं, मैं सेकेंडरी यानी डाई एल्काइल अमोनियम आयन, सेकेंडरी एल्काइल अमोनियम आयन, तो ये डाई एल्काइल अमोनियम आयन है जो सेकेंडरी एमीन का है। यहां पर अगर हम देखें तो अब हमारे पास यहां 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वाटर का, ऑक्सीजन के वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और NH के हाइड्रोजन है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये हाइड्रेटेड हो गया, तो ये मोर हाइड्रेटेड है क्योंकि इसके 1 आयन के साथ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड है, 1 मोल के साथ 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल के साथ 3 मोल वाटर है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। तो यहाँ जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हो रही है HH1, मैं HH1 बोल रहा हूं इसको, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन, HH क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, और यहां पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी उसको मैं बोल रहा हूं HH2, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं टर्सरी एमीन का, तो टर्सरी एमीन का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगा वो सबसे कम रहेगा
टर्सरी एमीन का जो अमोनियम आयन है, मतलब ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन बोलेंगे हम इसको। ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया, तो इसका हो गया HH2। तो यहां पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, अगर मैं लेफ्ट राइट चल रहा हूं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग डिक्रीज, इसके साथ नंबर ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा है, 3 है, कम है, 2 है, बिल्कुल कम है, 1 है। तो अब जब ये हाइड्रेटेड होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी, और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसको हम सॉल्वेशन भी बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन सॉल्वेशन डिक्रीज। तो नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज, या हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा, यानी यहां ये आयन जब बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यानी जो अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो बची हुई एनर्जी कम हो जाएगी, बची हुई एनर्जी कम हो जाएगी, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज। तो इसकी हीट, और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन इंक्रीज। सॉरी बेटा, डिक्रीज, ठीक है। और ईज ऑफ फॉर्मेशन, जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना जल्दी बनेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो अगर खाली हम हीट ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से चलें तो सबसे पहले एल्काइल अमोनियम आयन, एल्काइल अमोनियम आयन यानी प्राइमरी वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसको ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन यहां ज्यादा। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, जब भी कोई सॉल्वेंट या वाटर सॉल्वेंट है, हीट ऑफ सॉल्वेशन क्या है, तो यहां सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट मतलब वाटर है। तो जब हमने RNH2 को, प्राइमरी एमीन को वाटर में डाला बेटा, तो हुआ क्या, वाटर में जाने के बाद RNH3 प्लस, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो मॉलिक्यूल है RNH3, जब ये एक्वस मीडियम में बनता है, वाटर में बनता है, जो कि ये रहा, तो बनते ही इसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 H एटम है और तीनों H एटम वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां अगर 30 एनर्जी रिलीज हो रही है, 10 10 10, तो यहां 20 एनर्जी रिलीज होगी और यहां 10 एनर्जी रिलीज होगी। मैंने एक assumption ले लिया कि भाई एक बॉन्ड बना तो 10 एनर्जी रिलीज हुई, तो 1 2 3 30 एनर्जी रिलीज हुई। यहां पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई हाइड्रेशन से, 20, और यहां 10। तो इसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई है तो ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि जिसकी इसकी एनर्जी ज्यादा, इसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई, तो इसकी एनर्जी खुद की अब कितनी बची, कम। टंकी में से पानी ज्यादा निकल गया, मतलब अब बचा हुआ पानी टंकी में कम है, टंकी में से पानी ज्यादा निकल गया, वाटर टैंक में से पानी ज्यादा निकल गया, तो बचा हुआ पानी कम है, तो इसमें से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, तो बची हुई एनर्जी कम है, और अगर इसकी एनर्जी कम है तो ये स्टेबल है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के कंसेप्ट से चलेंगे
तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ये कह रहा है कि ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कुछ और कह रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि देखो यहां पर अब यहां ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि प्लस प्लस को स्टेबल करता है, माइनस माइनस को स्टेबल करता है। ये मैं शुरू से आपको रटाता हुआ आ रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने कभी रटाया नहीं है, मैं ट्रिक्स के रूप में भाई आपको क्वेश्चन फास्ट हो इसके लिए बोलता हूं कि इसे रट लो। बाकी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज को कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। प्लस आर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई ग्रुप और प्लस आर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, तो 2 मिलके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है, तो ये 3 मिलके इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इन आयंस को हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो लेफ्ट राइट चल रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट चल रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट जब मैं बात करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है, प्लस आई ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये प्लस आई एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो यहां पर क्या हो गया कि ये दोनों इफेक्ट एकदम ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अब हम इस केस के अंदर है ना, हम एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ परफेक्टली किसी एक कंसेप्ट को अप्लाई करके फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एक साथ 3 इफेक्ट का रिजल्ट है। एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एक साथ 3 इफेक्ट्स का रिजल्ट है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको उसमें क्या आंसर देना है। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे जल्दी बनना चाहिए। इसका मतलब ये सबसे पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा टर्शियरी एमीन, क्योंकि ये किससे बना है आप देख लो बेटा, ये बना है, इसमें RNH2 कन्वर्ट हो रहा है, इसमें R2NH कन्वर्ट हो रहा है, इसमें और एक्वस मीडियम में है ना R3N कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इस जो अब इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से चले तो सबसे पहले कौन सा बनना चाहिए, ये वाला, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब सबसे प्रोटॉन ये कैसे बन रहा है बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बन रहा है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बन रहा है। तो हम जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ये कहता है कि ये सबसे पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बन जाना चाहिए, ये सबसे पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये बन जाना चाहिए। ठीक है, ये कौन कह रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम खाली इंडक्टिव इफेक्ट को क्राइटेरिया बना लें एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ में, तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन।
प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। कौन सी अमीन है जो सबसे पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी? तो हम बोलेंगे ये वाला, क्योंकि इससे बनने वाला ये पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे जल्दी बनेगा। और ये हमेशा मैंने बार बार कहा है कि इन तीनों, इससे ये स्पीशीज पर इस RNH2 जब H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वाला आयन बन रहा है, R2NH सेकेंडरी अमीन जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वाला आयन बन रहा है, R3N जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वाला आयन बन रहा है। अब इन तीनों आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे पहले बन जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो सबसे पहले ये बनना चाहिए, मतलब सबसे पहले प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करेगा और जो सबसे तेज प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ये कहता है कि टर्सरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहता है? अब थोड़ी देर के लिए हमारे को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी के बेस पर आप एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर आए तो हमारे को देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उसके बेस पे आंसर देना है। अगर उसने कह दिया कि आप केवल इंडक्टिव इफेक्ट को क्राइटेरिया बनाकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, तो फिर टर्सरी ज्यादा आ रहा है। अब अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूंगा तो अब जब ये बन रहा है एक्वस मीडियम में तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इसमें रिलीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे पहले ये बनेगा। तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो किसको सपोर्ट कर रहा है? प्राइमरी अमीन को, कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहा है? टर्सरी अमीन को, कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां बड़ी अंदर एक तरह से खींचातानी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। सब जने तीनों फैक्टर अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखें तो इस पर टर्सरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ये कह रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये ज्यादा होने की वजह से फिर प्रोटॉन इजीली गेन नहीं कर पाएगा, प्रोटॉन इजीली गेन नहीं कर पाता है। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन एनर्जी ध्यान से समझो, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन एनर्जी टर्सरी अमीन को वीक बेस बना रही है। जब, ठीक है, एक मिनट वापस सुनना, मिस्टेक हो गई। टर्सरी अमीन का हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन टर्सरी अमीन को वीक बेस बना रही है। टर्सरी अमीन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसको वीक बेस बना रही है। आई थिंक यही बोला था मैंने, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं टर्सरी अमीन को कौन से दो फैक्टर हैं जो उसको वीक बेस बना रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट होने से रोक रहे हैं। एक तो बल्कि ग्रुप तीनों, स्टेरिक हिंड्रेंस, और फिर सॉल्वेशन एनर्जी कम रिलीज हो रही है। तो यहां सॉल्वेशन एनर्जी कम रिलीज हो रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस केस में मैं अगर यहां लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? सॉल्वेशन एनर्जी इसकी क्या है? इसकी सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? सॉल्वेशन एनर्जी लेस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस है किसके अराउंड? किसके अराउंड? नाइट्रोजन के अराउंड। और ये दोनों फैक्टर मिलके क्या करते हैं? ये दोनों फैक्टर टर्सरी अमीन मेक, टर्सरी अमीन्स मेक वीक बेस, और इंडक्टिव इफेक्ट इसको क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। तो यहां पर अब आपको प्रॉब्लम समझ में आई है। आप भी सोच रहे होंगे यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल है बेटा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझा दूंगा, पर क्या है, कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि नहीं सर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, इरेगुलर अरेंजमेंट्स क्यों है,
तो एक्चुअल में क्या है, आपसे टीचर पूछते हैं कि हम है ना एमीन्स की जो देख के बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक एमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हम देखकर पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हम इनकी एरोमेटिक एमीन्स की देखकर पता नहीं लगा सकते हैं। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, तो मैं फिर भी है ना थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूं। हम इसको देख के पता नहीं कर सकते हैं, तो जब हम इसको देखकर पता नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से डिसाइड होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी लाइट चली जाने की वजह से बोर्ड पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है। लेकिन आप फिर मेरी बात सुने ध्यान से, ये वाली क्लास को आप परेशान ना हो, कंफ्यूज ना करें। ये केवल मैंने आपको इस क्लास के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि एमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एक साथ 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, सॉल्वेशन एनर्जी, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रेशन। सॉल्वेशन एनर्जी, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रेशन, ये 3 मिलके क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये 3 मिलकर बेसिक स्ट्रेंथ है। लेकिन तीनों ही एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, तीनों ही जो इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ को एक डायरेक्शन में नहीं ले जाके रेंडम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो इस वजह से इनकी जो ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन टर्शियरी एमीन में टर्शियरी एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा कम रहेगी। ये ध्यान से सुन लो बेटा, उसका रीजन है, वो लाइट आ गई बेटा, तो उसका रीजन है, तो हम कंटिन्यूस कर ही लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो जो टर्शियरी एमीन है, तो टर्शियरी एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी से, या यूं बोलूं मैं टर्शियरी एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम ऑब्जर्व हो रही है। कम क्यों ऑब्जर्व हो रही है? क्योंकि 2 फैक्टर जो हैं, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर है, 3 में से 2 फैक्टर टर्शियरी एमीन को वीक बेस बना रही है। यानी 3 फैक्टर है, अब 3 में से जो 2 फैक्टर है, 3 में से जो 2 फैक्टर है कौन से? सॉल्वेशन एनर्जी वाले और स्टेरिक हिंड्रेंस वाले। कौन से? सॉल्वेशन एनर्जी वाले और स्टेरिक हिंड्रेंस वाले। ये दोनों फैक्टर टर्शियरी एमीन को वीक बेस बनाने में लगे पड़े हैं और अकेला इंडक्टिव इफेक्ट इसको स्ट्रॉन्ग बेस में बनाने में लगा पड़ा है। तो इसीलिए क्या होता है, टर्शियरी एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से वो नहीं आती है और उससे कम आती है। पहला क्वेश्चन ये रीजनिंग का आता है बेटा। कुछ आप देखो, जो चीजें अगर इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो मेरी क्लास को आप इग्नोर मत करो। थोड़ा सा इरिटेशन कभी कभी होता है, उसको आप सहन करो, ठीक है ना। लेकिन एक बार बातें माइंड पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हो गई, यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ हो गई वो किसकी कम है? जितनी हम सोच रहे हैं उससे कम है। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है? टर्शियरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है जितनी हम सोचते हैं। हम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से चले तो टर्शियरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी और टर्शियरी एमीन पर जो नाइट्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन पे जो 3 एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाने की वजह से, सॉल्वेशन एनर्जी कम और मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शियरी एमीन मेक वीक बेस। तो एनसीईआरटी बुक में सीधा ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टर्शियरी एल्काइल अमीन, टर्शियरी अमाइन हैव 3 एल्काइल ग्रुप विथ नाइट्रोजन। यहां कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये है कि टर्शियरी एल्काइल अमीन में 3 एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ जो 3 वैलेंसी है, तीनों ही एल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के साथ सेटिस्फाइड हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज कंपैरेटिवली वीक बेस। ये क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जो टर्शियरी एमीन है, ध्यान से समझो, टर्शियरी एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप होने के बावजूद भी
ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से भी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होने के बावजूद भी, इंस्पाइड टर्सरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हम जितनी एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम है, तो आप लिखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, बट इन तीनों एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस और लेस सॉल्वेशन एनर्जी टर्सरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ हम सोचते हैं उससे कम आ जाती है। तो आपको ये माइंड में क्लियर हो गया कि टर्सरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हम जितनी सोचते हैं उतनी आएगी कि उससे कम आएगी, कम आएगी, कम आएगी, ये ध्यान रखना। रीजन क्या लिखोगे? सॉल्वेशन एनर्जी कम रिलीज हो रही है जब इसका अमोनियम आयन बन रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न तो वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से इसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा और न ही प्रोटॉन इजीली गेन कर पाएगा। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इन तीनों एमीन्स में से जनरली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमीन कौन सी दिखती है? तो सेकेंडरी। सेकेंडरी एमीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप की वजह से इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये प्रोटॉन इजीली ये जो सेकेंडरी एमीन है, ये जो सेकेंडरी एमीन है, ये जो सेकेंडरी एमीन है वो इजीली प्रोटॉन गेन करके, ये जो सेकेंडरी एमीन है वो इजीली प्रोटॉन गेन करके और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब चारों तरफ से होता है। अब ठीक है, क्योंकि अटैक तो चारों तरफ से हो रहा है, तो एक ऐसा ड्रम है जो एक तरफ से खुला हुआ है, तो फिर स्टोनिंग वहां से हमारे ऊपर अटैक करेंगे, यानी हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो फिर अगर कहीं से जगह खुली हुई है तो वहां से हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो यहां पर तो क्या हुआ, तीन एल्काइल ग्रुप ने काफी नाइट्रोजन को घेर रखा है, दो एल्काइल ग्रुप ने इतना ज्यादा घेर नहीं रखा है। नाइट्रोजन थोड़ा बहुत फ्री भी है जहां से प्रोटॉन जाके अटैक कर लेता है। तो यहां पर R2NH में ये H+ इस पे अटैक कर लेता है, नंबर 1। दो प्लस आई ग्रुप है, तो दोनों इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। फिर दो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक तरह से बढ़ा ही रही है, इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस का इतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो क्या होता है, यहां तीनों फैक्टर का फेवर यहां मिल जाता है सेकेंडरी एमीन में, यानी इंडक्टिव इफेक्ट भी इस टर्सरी से कम है, लेकिन फिर भी दो तो है ना, दो मिलके इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, दो का हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है, तो और स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो क्या हो गया, या इंडक्टिव दो एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, दो वाटर मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रेशन बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, दो एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ध्यान से सुनो, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा नहीं है तो प्रोटॉन इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। बनने वाले अमोनियम आयन में हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा ही है, कम से कम इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी कुल मिला के क्या हुआ, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी फेवर कर रही है, दोनों एल्काइल ग्रुप भी फेवर कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी फेवर कर रहा है। मैं होप करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठोगे तो फिर तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, यहाँ क्लियर है कि इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको फेवर कर रहा है। ठीक है, अब कोई बोल रहा है नहीं सर यहाँ तो 3 है, अरे 3 है तो उल्टा 3 का परेशानी खड़ी हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस खड़ा हो गया, या 2 होने की वजह से दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट तो काम आ रहा है ना, या तो तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट लगने के बावजूद भी काम नहीं आ रहा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेचारा प्रोटॉन नाइट्रोजन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ दो एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कंपैरेटिवली यहां से तो ज्यादा ही है। तो इस वजह से क्या होता है, सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। इस वजह से क्या होता है, सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। तो दूसरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि व्हाई सेकेंडरी एमीन्स आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल में भी देखते हैं, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, कुछ भी है, हमने हमेशा देखा सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रेंथ लिए हुए है। रीजन ये लिखेंगे कि इसके नाइट्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना नहीं है तो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है।
फिर दोनों एल्काइल ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं। दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा तो नहीं पर कम भी नहीं निकल रही है, तो सारे फैक्टर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगे हैं तीनों। तो सेकेंडरी एमीन में क्या है, तीनों फैक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो तीनों भले इतना स्ट्रांगली काम नहीं कर रहे हैं पर तीनों फैक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये फायदे में चला जाता है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहां पर तीनों फैक्टर में से दो फैक्टर तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डाउन कर गए, ठीक है, तो इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो सबसे वीक बेस जनरली टर्शियरी एमीन, ठीक, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जनरली सेकेंडरी एमीन। लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, आपको एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइमरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, प्राइमरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट रहेगी और टर्शियरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहती है। टर्शियरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहती है और सेकेंडरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है। यानी आप क्या याद रख लो, सेकेंडरी एमीन मोस्ट बेसिक, सेकेंडरी एमीन मोस्ट बेसिक। रीजन, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट मॉडरेटर है, ठीक है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से वो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और टर्शियरी एमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोटॉन को आने नहीं देता है नाइट्रोजन के पास। टर्शियरी एमीन में तीनों एल्काइल ग्रुप का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है नाइट्रोजन पे, वो प्रोटॉन को अपने पास फटकने नहीं देता है। और अगर प्रोटॉन बड़ी मुश्किल से अंदर एंटर करके और प्रोटोनेटेड यानी अमोनियम आयन टर्शियरी एल्काइल एमाइन का बन भी जाता है, तो फिर उसके साथ सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये दोनों फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों मिलकर टर्शियरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को कम करने में लगे हैं। तो नेट रिजल्ट टर्शियरी एमीन वीक बेस हो जाता है और नेट रिजल्ट सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है और प्राइमरी एमीन बीच में आ जाती है। तो अब तक का जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन अगर मैं लिखूं इन जनरल, तो हमारे पास ये आ रहा है कि ये जो सेकेंडरी एमीन है वो हमेशा क्या होगी, सेकेंडरी एमीन हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी किससे, टर्शियरी एमीन से, ये ध्यान रखना। और प्राइमरी एमीन इंटरमीडिएट होगी। तो अब मैं इस क्लास के अंदर तो हमने खाली ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जांपल लूंगा और नेक्स्ट क्लास से तो ये इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा और आगे बढ़ेंगे।